10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. नासा ने अमेरिकन टाइम के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम ओराइन है और एक रॉकेट है जिसे SLS कहते हैं। ये बहुत पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट 8 मिनट में बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ स्पेसक्राफ्ट को जमीन के ऑर्बिट में ले गया। जमीन के ऑर्बिट में जाने के बाद ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट जमीन के गिर्द एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, जिसका टाइम पीरियड 2 घंटे था। जमीन के गिर्द ऑर्बिट करने का मकसद था कि एस्ट्रोनॉट्स इतने टाइम पीरियड में स्पेसक्राफ्ट के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक कर सकें कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद बूस्टर्स का ऑन किया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 35,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है। इतनी स्पीड में स्पेसक्राफ्ट जमीन की ग्रेविटी से निकलकर चांद की तरफ रवाना हो जाता है। ये सारे काम पहले दिन में किए जाते हैं। सेकंड और थर्ड डे में स्पेसक्राफ्ट खुला में सफर करके चांद के पास पहुंच जाएगा, लेकिन इस दौरान स्पेसक्राफ्ट बहुत बड़े खतरे में होगा। ये स्टेज इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इस मिशन को मेट्रॉइड का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मेट्रॉइड साइज में इतने छोटे हैं कि उनको देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन जिस वक्त वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ किसी भी चीज से टकराते हैं तो वो इस चीज को तबाह कर देते हैं। इस तस्वीर को देखें, ये स्पेसक्राफ्ट का टुकड़ा है जो एक मेट्रॉइड की टक्कर से डैमेज हुआ है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस मेट्रॉइड का साइज चावल के एक दाने के बराबर था, लेकिन जिस वक्त वो बहुत ज्यादा स्पीड से स्पेसक्राफ्ट से टकराया तो उसने इसे डैमेज कर दिया। इसलिए ये स्पेसक्राफ्ट जितने दिन स्पेस में रहेगा उसको इन मेट्रॉइड से बहुत ज्यादा खतरा होगा। अगर एक छोटा सा मेट्रॉइड भी इस स्पेसक्राफ्ट से टकरा गया तो वो इसमें एक होल बना सकता है, जिससे ये मिशन खत्म हो सकता है और इसमें मौजूद इंसानों की जान खतरे में आ सकती है। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से बहुत ज्यादा खतरा है। जमीन के मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर विंड से हमें बचाती है, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट जमीन के मैग्नेटिक फील्ड से निकल गया तो सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स डायरेक्ट इस स्पेसक्राफ्ट से टकराएंगी, जो इसको खराब कर सकती हैं। अगर सोलर विंड्स की रफ्तार ज्यादा हुई तो साइंसदान का कनेक्शन जमीन से कर सकता है, जिससे साइंसदान स्पेस में गुम हो सकते हैं। ये 2 चीजें स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 2 से 3 दिन स्पेस में सफर करने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। यहाँ पर जाकर ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि वो चांद के गिर्द फ्लाई बाय करेगा। अब सोचने वाली बात ये है कि स्पेसक्राफ्ट में इंसान मौजूद हैं, तो इनको चांद पर लैंड क्यों नहीं करवाया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 सालों में आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च किया जाना था। इस मिशन में इंसानों को चांद पर लैंड करवाया जाएगा। उस मिशन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा उनको अब इंसान खुद चांद पर जाकर टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज को भी टेस्ट किया जा रहा है, जिनमें खाना खाना, पानी पीना, सोना और एक्सरसाइज करना शामिल है। ये पहली बार है कि इंसान चांद पर इतनी सारी एक्टिविटीज को टेस्ट करेगा। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में एक प्रॉपर वॉशरूम है, जिसको पहली बार स्पेसक्राफ्ट में ऐड किया गया है। इस मिशन में उसे भी टेस्ट किया जाएगा। ये सब चीजें आर्टेमिस 3 मिशन के लिए की जा रही हैं, लेकिन नासा की नई रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्टेमिस 3 मिशन को चांद पर लैंड नहीं करवाया जाएगा, बल्कि 30 दिन के लिए इसके सभी सिस्टम को जमीन के ऑर्बिट में टेस्ट किया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि आखिर नासा ने अपना प्लान चेंज क्यों किया। इसकी सबसे बड़ी वजह है सेफ्टी पैनल ने बताया है कि इस मिशन के फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस मिशन का प्लान था कि स्पेसक्राफ्ट को जिसमें इंसान बैठे होंगे उसे एक स्टारशिप रॉकेट के जरिए चांद पर लैंड करवाया जाएगा, लेकिन स्टारशिप एक बहुत बड़ा रॉकेट है जिसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए। इतना फ्यूल के चांद पर जाने के लिए उसे रास्ते में कई बार रिफिल करना पड़ेगा। इसीलिए नासा का कहना है कि स्पेस में पहली बार इतने सारे रिफिल करना और साथ कई और ऑपरेशन करना इस मिशन को रिस्क में डाल सकता है। इसकी बजाय आर्टेमिस 3 मिशन वही करेगा जो अपोलो 9 मिशन में किया गया था, यानी जमीन के ऑर्बिट में सारे सिस्टम को अच्छे से टेस्ट किया जाएगा।
और चेक किया जाएगा कि इन सिस्टम से चांद पर लैंड किया जा सकता है या नहीं। और आर्टेमिस 3 मिशन को जमीन के ऑर्बिट में 2027 में टेस्ट किया जाएगा। अगर सारी चीजें सही काम करती रही तो इस मिशन को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर आर्टेमिस 3 मिशन को जमीन के ऑर्बिट में टेस्ट किया जाएगा तो इंसानों को चांद पर कब लैंड करवाया जाएगा। इसके लिए नासा 2028 में आर्टेमिस 4 मिशन को लॉन्च करेगा और इस मिशन को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाया जा सकता है। साइंसदान का कहना है कि अरबों सालों से यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से यहाँ ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसके बारे में हमें नहीं पता। असल में चांद का एक्सिस बिल्कुल सीधा है, ये सिर्फ 1.5 डिग्री पर टिल्ट है। इतने कम टिल्ट की वजह से सूरज की रोशनी हमेशा हॉरिजॉन के नीचे या सेम पोजीशन में रहती है, इसलिए यहाँ पर बनने वाले शैडोज कई अरबों साल पुराने हैं। इस एरिया में कई ऐसे क्रेटर्स हैं जो इतने ज्यादा गहरे हैं कि अरबों सालों से वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि उन क्रेटर्स के अंदर पानी बर्फ की फॉर्म में हो सकता है। इसीलिए उस पानी को फाइंड करने के लिए नासा आर्टेमिस 4 मिशन को इस जगह लैंड करवाने का प्लान बना रहा है। इसीलिए इस मिशन में कई एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इस पानी को फाइंड करेंगे। इसके अलावा इस मिशन में एक बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे डस्टर कहते हैं। असल में चांद की मिट्टी इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं जो सोलर विंड्स की वजह से चार्ज होते हैं। ये डस्ट हर चीज पर चिपक जाती है, इसीलिए इस डस्ट को डस्टर से स्टडी किया जा रहा है ताकि इसके बिहेवियर को स्टडी किया जा सके और फ्यूचर में इंसान चांद पर इससे बच सके। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी होगी कि आर्टेमिस 2 को चांद पर लैंड क्यों नहीं करवाया जा रहा। जमीन के पास पहुंचकर ये चांद की डार्क साइड पर जाएगा और ऐसा पहली बार होगा जब इंसान चांद की डार्क साइड को बहुत ज्यादा करीब से देखेगा। इस साइड में वो क्रेटर्स हैं जिनके अंदर पानी हो सकता है। चांद के करीब सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स को बहुत ज्यादा स्टडी किया जाएगा ताकि पता चल सके कि चांद के पास इन रेडिएशन का इंसानों पर क्या असर होता है। क्योंकि चांद पर रेडिएशन डायरेक्ट पड़ती है तो इंसानों के लिए चांद पर रेडिएशन बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। अच्छी तरह फ्लाई बाय करने के बाद साइंसदान स्पेसक्राफ्ट को जमीन और चांद की ग्रेविटी में लेकर आएंगे। यहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट बगैर किसी बूस्टर के वापस जमीन पर आ जाएगा और फिर जमीन पर प्लेन की जगह पर लैंड करवाया जाएगा। जमीन से जाने से लेकर वापस आने तक इस मिशन को 10 दिन लगेंगे, यानी ये मिशन 10 दिनों का है। आपका इस मिशन के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस मिशन की जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।